क्लास का टाइम हो गया है, सभी ऑनलाइन आ जाए। एक बार शेयर कर दें सभी। अमित कुमार, जितेंद्र चौधरी, साहब दिख रहे हैं क्या? आवाज आ रही है? अमित, जितेंद्र, आवाज साफ आ रही है क्या? पार्वती की, तो ये आवाज एकदम साफ क्लियर दिख रहा है ना? यूट्यूब पे जो है कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, इसलिए मैं आपको टीचमेंट में लेके आया। ठीक है, तो ये क्लियर है, आपको सबको दिख रहा होगा। तो अपन जो जियोग्राफी अपन कल यूट्यूब में पढ़ी थी, उसको एक बार दोबारा अपन फास्टली उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वीडियो जो है वो क्लियर नहीं बना, क्योंकि कनेक्टिविटी की दिक्कत थी। ठीक है, तो आज मैं वो वीडियो जो है आपको वो चीज जो है दोबारा बताता हूँ, ताकि अपन जो भी यूट्यूब पर इसको अपलोड करें ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान की जियोग्राफी। जो कल पढ़ा वो मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो अपन ने कल जो है स्टार्ट किया था राजस्थान जियोग्राफी। राजस्थान जियोग्राफी अपन ने स्टार्ट की थी। ठीक है, उसमें सबसे पहले अपन जो है किसकी शुरुआत की थी? उत्पत्ति की। सबसे पहले अपन किसकी शुरुआत की थी? उत्पत्ति की शुरुआत की थी, कि राजस्थान की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई। तो उसके बारे में मैं आपको बताया था। आज आप एक बार फिर समझ लो, जो नए बच्चे हैं उनको समझ में भी आ जाएगा, और अपन जो कल पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद में आगे का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति के बारे में आता है, तो अपने को राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। तो अपने को सबसे पहले पूरी धरती की उत्पत्ति को लेते हुए अपने को राजस्थान तक पहुंचना है। तो देखो, उत्पत्ति में मैंने आपको बताया था कि जो भी धरती पर जो भी काल है उसको एजोइक, मिसोजोइक, ऐसे कई महाकल्पों के अंदर डिवाइड किया गया था। और उत्पत्ति की बात जो है अपन मिसोजोइक मिसोजोइक महाकल्प में बात करेंगे, यहां से इसकी शुरुआत करेंगे। तो मिसोजोइक महाकल्प का प्रारंभन, प्रारंभन का मतलब स्टार्ट, कितनी साल पहले हुआ था? कि आज से अपन कितने साल पहले मिसोजोइक का आरंभन हुआ था? तो अपन अगर साल लिखना चाहें तो 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो मध्यजीवी, इसको अपन बोलते हैं मध्यजीवी, मध्यजीवी हिंदी में मिसोजोइक को क्या बोलते हैं? मध्यजीवी जो महाकल्प था, उसके अंदर आज आप पूरी दुनिया के अंदर जितने भी महाद्वीप देखते हैं, इस तरह की महाद्वीपीय व्यवस्था नहीं थी। जितने भी महाद्वीप हैं वो एक साथ संगठित रूप से या इकट्ठे रूप में पाए जाते थे। जैसे कि पूरा का पूरा जो धरती की जो स्थल भाग है, जिसको आज अपन अलग अलग महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उन सभी महाद्वीप जो भी हैं वो सारे के सारे एक इकट्ठे रूप में व्यवस्थित थे, और इसके चारों तरफ जो है आपका पानी पाया जाता था। ये कब की बात है? मध्यजीवी महाकल्प काल प्रारंभन में, के प्रारंभन में जो धरती है वो धरती पर पाए जाने वाले सभी महाद्वीप इकट्ठे रूप में पाए जाते थे, और इस इकट्ठे रूप को नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। तो आपको याद रखना है पेंजिया क्या है। पेंजिया क्या है? मध्यजीवी महाकल्प के आरंभन में धरती पे पाए जाने वाले सभी महाद्वीप जो है वो एक इकट्ठे रूप में या संयुक्त रूप में पाए जाते थे। उस संयुक्त रूप को नाम दे दिया पेंजिया। फिर इस पेंजिया को भी दो भागों में बांटा गया। इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए मैं एक बीचों बीच जो है एक रेखा खींच देता हूं। ठीक है, बीचों बीच रेखा खींच देते हैं, तो ऊपर वाले भाग को आप कभी भी देखो उत्तर लिखते हैं, और नीचे वाले भाग को अपन क्या लिखते हैं? दक्षिण लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो ये भाग है, डॉटेड पार्ट जो है, ये आपका उत्तरी पेंजिया हो गया, और नीचे वाला जो भाग है वो आपका
दक्षिणी पेंजिया हो गया। नीचे वाला जो ये भाग है ये कौन सा हो गया आपका, दक्षिणी पेंजिया हो गया। अर्थात धरती जो एक भूखंड के रूप में इकट्ठी थी, उस भूखंड को नाम दे दिया, जो इकट्ठा रूप था उसको नाम दे दिया पेंजिया। पेंजिया को अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, जो ऊपरी भाग है उसको उत्तरी बोलते हैं, तो उसका नाम हो गया उत्तरी पेंजिया, और जो नीचे वाला भाग है उसको अपन ने नाम दे दिया दक्षिण पेंजिया। ठीक है, अब इन उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी लैंड को लेकर, जमीन को लेकर। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी पेंजिया के अंदर जो लैंड पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो उत्तरी पेंजिया के अंदर जो लैंड पाई जाती है उस लैंड को कहा जाता है अंगारा लैंड। क्या कहा जाता है, अंगारा लैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि दक्षिणी पेंजिया के अंदर जो जमीन पाई जाती है, जो लैंड पाई जाती है, इस जमीन को अपन बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि मेसोजोइक एरा के अंदर धरती किस रूप में थी, पेंजिया के रूप में थी। और उस पेंजिया को भी अपन ने दो भागों में बांटे थे, दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। आधा भाग ऊपर वाला जिसको अपन ने उत्तरी पेंजिया नाम दिया, और उत्तरी पेंजिया के अंदर जो जमीन या लैंड पाई जाती है उसको अंगारा लैंड कहा जाता है। कौन सी लैंड कहा जाता है, अंगारा लैंड कहा जाता है। जबकि दक्षिणी पेंजिया जो है, जो इसके नीचे वाले भाग को अपन दक्षिणी पेंजिया कहते हैं, इसके अंदर जो लैंड पाई जाएगी उस लैंड को अपन बोलेंगे गोंडवाना लैंड। तो इस तरह से अपन जो है पेंजिया को दो बराबर भागों में बांट दिया है। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बताइए, आप, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, दिक्कत नहीं है तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं उत्पत्ति में। नो दिक्कत अमित कुमार? किसी को दिक्कत है या रिपीट करना है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी उत्पत्ति की अपन ने शुरुआत की, अपन लास्ट तक अपने को, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ देखो। अब देखो, इतना समझ में तो आ गया आप लोगों को कि मध्यजीवी महाकल्प के अंदर धरती के जितने भी महाद्वीप हैं वो सभी संयुक्त रूप से पाए जाते थे। ठीक है, और उनको अपन ने पेंजिया नाम दिया था। अब वो लास्ट वाली संरचना में एक बार दोबारा बना देता हूँ। ये पेंजिया है, इस पेंजिया को अपन ने दो भागों में बांट दिया। इसको अपन ने नाम दे दिया उत्तरी पेंजिया, जिसके अंदर कौन सी लैंड पाई जाती है आपकी, जो है अंगारा लैंड पाई जाती है। ये कौन सा पेंजिया है, दक्षिण पेंजिया, जिसके अंदर गोंडवाना लैंड जो है आपकी पाई जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अपना टारगेट है राजस्थान तक पहुंचना, क्योंकि अपने को जियोग्राफी किसकी पढ़नी है, राजस्थान की जियोग्राफी पढ़नी है। तो अपने को उत्पत्ति में किस तक पहुंचना है, राजस्थान तक पहुंचना है। तो देखिए, या उत्तरी पेंजिया को छोड़ देते हैं, अपन दक्षिणी पेंजिया से शुरुआत करते हैं, क्योंकि भारत की उत्पत्ति जो है इसी पेंजिया से हुई, तो राजस्थान की उत्पत्ति भी इसी पेंजिया से हुई। आगे देखिए क्या होता है। ये जो दक्षिणी पेंजिया वाला भाग है, इसका बाद में छोटे छोटे टुकड़े होने लगे। ठीक है, फिर इसके भी छोटे छोटे टुकड़े होने लगे। ठीक है, इन छोटे छोटे टुकड़ों से कौन कौन से महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो मैं भारत की बात करूंगा तो एशिया महाद्वीप नहीं लिखूंगा, यहाँ सीधा भारत ही लिखूंगा, क्योंकि मेरे को राजस्थान तक जाना है। तो दक्षिणी पेंजिया से भारत का निर्माण हुआ, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण भी हुआ, जबकि अफ्रीका जो है का निर्माण भी इसी पेंजिया से हुआ, और आर्टिक जो है इसका निर्माण भी इससे हुआ, इसी पेंजिया से हुआ। अब देखो, जब ये टुकड़े हो रहे थे, दक्षिणी पेंजिया के टुकड़े हो रहे थे, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का टुकड़ा एक साथ पृथक हुआ। तो मैं ये टुकड़ा जो है मान लेता हूं कि ये भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया का टुकड़ा है। ठीक है, ये टुकड़े अलग होते गए, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का टुकड़ा जो है वो सम्मिलित रूप से दक्षिणी पेंजिया से पृथक हुआ, जिसको अपन ने बाद में नाम दिया भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट। क्या नाम दिया, भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट नाम दिया।
भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट की उत्पत्ति कहां से हुई? दक्षिणी पेंजिया से। ठीक है, अब इसके चारों तरफ पानी है, इसके तरफ चारों तरफ क्या है? पानी है, और पानी के अंदर सामान्य धाराएं लगातार चल रही थी। उस टाइम लगातार सामान्य धाराएं का प्रवाह जो है वो चल रहा था, और सामान्य धाराओं की प्रवाह की वजह से, सामान्य धाराओं के बहने की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेट है वो उत्तर की ओर गति करने लगा। किधर की ओर गति करने लगा? उत्तर की ओर गति करने लगा। जब ये उत्तर की ओर गति करने लगा तो ये एक बहुत बड़ी प्लेट से टकराई। उस प्लेट का नाम है यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट। दक्षिणी पेंजिया से भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट संयुक्त रूप से पृथक हो गई, और सहमनी धाराओं की वजह से वो उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी। और जब वो उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी तो एक बहुत बड़ी सी प्लेट जिसका नाम है यूरेशियाई प्लेट से जाकर टकरा गई। ठीक है, थोड़ा तो मैं डायग्राम, टकराने का डायग्राम इधर बना देता हूँ। ये यूरेशियाई प्लेट है और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? यूरेशियाई प्लेट। और ये आपकी भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, ऑस्ट्रेलिया प्लेट। तो ये जब नॉर्थ की तरफ जा रही थी तो ये यूरेशियाई प्लेट से टकरा गई, और इसके टकराने के बाद में ये एक दूसरे से थोड़ी अलग हो गई। अलग होने से इनके बीच में जगह बन गई, उस जगह के अंदर समुद्री पानी इकट्ठा हो गया, जिससे किसकी उत्पत्ति हुई? टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? टेथिस सागर। इसकी उत्पत्ति हुई टेथिस सागर की। इन दोनों के बीच में जो है वो टेथिस सागर आ गया। फिर इस टेथिस सागर में, टेथिस सागर जो है आगे जाके वलित हो गया, फोल्डेड हो गया, वलन होने लगा इसमें। तो ये वलित होकर किस किस का निर्माण किया इसने? वलित होकर हिमालय का निर्माण किया, ये वलित होकर अरावली का निर्माण किया, और वलित होकर पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। दोबारा समझिए, यूरेशियाई प्लेट से भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट टकराई, टकराने से बीच वाली जगह पर पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने से, या जो लवणीय पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई। और टेथिस सागर आगे, टेथिस सागर के अंदर मुख्यतः आपको कौन सी चट्टानें मिलती हैं? अवसादी चट्टानें मिलती हैं। कौन सी चट्टानें मिलती हैं? अवसादी चट्टानें। तो टेथिस सागर की जो अवसादी चट्टानें हैं वो वलित होकर, टेथिस सागर की अवसादी चट्टानें जो है वलित होकर हिमालय, अरावली और पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण किया। किसने किया? टेथिस सागर। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे पूछा जाए हिमालय, अरावली और पश्चिमी एशिया की जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं ये किसका अवशेष है या किससे बनी हुई है? तो टेथिस सागर से बनी हुई है, क्योंकि टेथिस सागर की अवसादी चट्टानें वलित होकर हिमालय, अरावली और पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण किया था। अब देखिए आगे की तरफ अपन थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखिए आप, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, तुम थोड़ा इधर आ जाता हूं। अब देखिए टेथिस सागर से, अब देख लो ये मान लो हिमालय है। ठीक है, मैं वो बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये हिमालय है जो किससे बना? ये क्या है आपका? हिमालय है। हिमालय किससे बना? अवसादी चट्टानों के वलन से बना। और अवसादी चट्टानें कहाँ थी? टेथिस सागर से थी। ये आपका साइड में मैंने बना दिया टेथिस सागर। ठीक है, और ये उत्तरी भाग है, और दक्षिणी भाग पर आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे? पठार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पठार मिलेंगे। और ये पठार का उत्तरी भाग होगा, ये पठार का दक्षिणी भाग होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि टेथिस सागर के अंदर वाटर का लेवल बढ़ने लगा। जैसे जैसे इसका वाटर का लेवल बढ़ने लगा, ये हिमालय के स्तर से भी या हिमालय के लेवल से भी पानी का लेवल ऊपर निकल गया। इसके साथ ही पठार का जो उत्तरी भाग है इसमें धंसाव होने लगा।
इसमें क्या होने लगा, धसाव होने लगा। एक तो क्या हुआ, 33 सागर का लेवल, वाटर लेवल जो है वो हिमालय से ज्यादा होने लगा। साथ में पठार के उत्तरी भाग का धसाव होने लगा, और धसाव होने की वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ढलान नुमा संरचना बन गई, एक ढलान नुमा संरचना बन गई, जिससे 33 सागर का पानी जो है ऐसे बहने लगा। और बहने से यहाँ पर जो है द्रोणी व बेसिन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, द्रोणी व बेसिन का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे ये जो द्रोणी और बेसिन बन गई, इसी द्रोणी और बेसिन से बहुत सारी नदियां आने लगी, और नदियां आकर के अपना जितना भी अवसादी निक्षेपण, जो भी अवसादी निक्षेपण अर्थात अपने साथ जो भी मिट्टी के कण लेके आई थी, वो सारे के सारे मिट्टी के कण जो है यहाँ पर इकट्ठे होने लगे, और ये मिट्टी के कण इकट्ठे होकर एक समतल भूभाग का निर्माण किया, जिसे भारत का उत्तरी मैदान कहते हैं। जिससे भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ, और इसी उत्तरी मैदान में अपना राजस्थान स्थित है। मैंने उत्तरी मैदान क्यों बनाया, क्योंकि मुझे आपको राजस्थान पढ़ाना है, और राजस्थान भारत के नक्शे में उत्तर पश्चिम में है, तो मैं उत्तरी मैदान का निर्माण कर रहा हूँ। उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, 33 सागर के अंदर वाटर का लेवल बढ़ने लगा, तथा दक्षिण में पाए जाने वाले पठार का जो उत्तरी भाग है ये अंदर से धंसने लगा, तो एक ढलान सी बन गई, और ढलान से पानी जब बहने लगा तो द्रोणी और बेसिन का निर्माण हुआ, और द्रोणी और बेसिन में जब पानी का बहाव होने लगा तो बहुत सारी नदियां भी इस रास्ते से आने लगी, और उन नदियों के साथ अवसादी निक्षेपण या धूल के कण, या जो पहाड़ है उनमें छोटे छोटे टुकड़े हो गए, वो कण इकट्ठे होने लगे, और इकट्ठे होकर एक समतल भूभाग का निर्माण हुआ, और वही समतल भूभाग जो है भारत का उत्तरी मैदान कहलाया, जिसके अंदर राजस्थान स्थित है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को आप बता सकते हो। मैं एक बार दोबारा आपको अगर रिपीट कर दूं तो आप बोलो तो मैं रिपीट कर दूंगा एक बार। कोई दिक्कत है तो मेरे को बता सकते हो। दक्षिणी भाग से ये सारे के सारे महाद्वीप, जो महाद्वीप है कौन कौन से बनने वाले मैंने बता दी। या एशिया महाद्वीप नहीं लिख के मैंने भारत इसलिए लिखा है क्योंकि भारत का राजस्थान की उत्पत्ति मेरे को देखनी है, आपको राजस्थान ही आपको पढ़ाना है। उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट सम्मिलित रूप से दक्षिणी पेंजिया से पृथक हुई, वो उत्तर की ओर गति करने लगी। जब उत्तर की ओर गति करने लगी तो यूरेशियाई प्लेट से टकराई, बीच में जगह बन गई, वहां पानी इकट्ठा हो गया, 33 सागर बन गया, उसमें अवसादी चट्टानें थी जो गलित हुई, और गलित होकर इन पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण किया। फिर मैंने आपको बताया कि 33 सागर का लेवल बढ़ने लगा, हिमालय से ऊपर बढ़ने लगा, तथा पठार का जो उत्तरी भाग है उसमें धसाव होने लगा, तो एक ढलान बनने लगी। ढलान से ये पानी गिरने लगा, जिससे द्रोणी और बेसिन का निर्माण हुआ। फिर इसी ढलान से बहुत सारी नदियां और 33 सागर का पानी आने लगा, वो अपने साथ अवसादी निक्षेपण यानी कि छोटे छोटे धूल के कण लाकर यहाँ इकट्ठे करने लगा, तो बहुत सारे धूल के कण इकट्ठे हो गए, तो एक समतल भूभाग का निर्माण हुआ, जिसे भारत का उत्तरी मैदान कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को किसी को दिक्कत भी नहीं। तो यह भारत के उत्तरी भाग तक की उत्पत्ति अपन ने देखी। अब बात करते हैं राजस्थान, क्योंकि अपने को तो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है। तो राजस्थान की अपन बात करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति जो है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो मैं एक बार आपके सामने राजस्थान का एक डायग्राम सा बना देता हूं। आप मेरे से अच्छा बना सकते हो, चलो मैं भी कम कोशिश करता हूँ चतुर्भुज जैसे। ऐसे राजस्थान का डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। ये उत्तर भाग है, ये दक्षिण भाग है, ये आपका पूर्व भाग है, और ये आपका पश्चिम भाग। ठीक है, तो राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बताता हूं कि राजस्थान की उत्पत्ति किस किस भाग से, कौन कौन से भाग की उत्पत्ति कहां कहां से होती है। तो राजस्थान के ये जो भाग है ये पश्चिमी भाग, कौन सा भाग है ये आपका कौन सा भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ये पूरा पश्चिमी भाग। और आपका उत्तर पूर्वी भाग, दो भाग बताए मैंने एक साथ में। कौन कौन से भाग बताए, तो पश्चिमी भाग और एक उत्तर पूर्व भाग। इन दोनों की उत्पत्ति
तैथिस सागर से हुई। किससे हुई? तैथिस सागर से। इनकी उत्पत्ति जो है वो कौन से सागर से हुई? तैथिस सागर से हुई। थोड़ा सा मैं इधर खिसका देता हूँ ताकि आपको ढंग से दिख सके। तो आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, ये राजस्थान है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ क्योंकि राजस्थान की अपने को जियोग्राफी पढ़नी है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग की तथा राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग की उत्पत्ति हमेशा तैथिस सागर से हुई है, ये आपको याद रखना है। अब कौन सा भाग बच गया? राजस्थान का अरावली प्रदेश। राजस्थान को अगर आप भौतिक प्रदेशों की बात करो तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक अरावली, एक दक्षिणी पूर्वी पठान, एक पूर्वी मैदान और एक आपका जो है थार मरुस्थल। ठीक है, तो पश्चिम में आपका थार मरुस्थल आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति भौतिक प्रदेश को क्लासिफिकेशन जो है अपन जो है आगे पढ़ेंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक आएगा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो मैं आपको याद रखने के लिए आज आपको बता दिया, थार का मरुस्थल है एक भौतिक प्रदेश है, एक अरावली, तीसरा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा आपका दक्षिणी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान को बांटे गए भौतिक प्रदेश है। राजस्थान को इन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसको अपन आगे की तरफ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन आज अपन उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं, तो ये थार का मरुस्थल है। पश्चिमी भाग में क्या है आपका? थार का मरुस्थल है। तो थार के मरुस्थल की भी आप जब अपन भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां पर फिर अपन देखेंगे कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई, तब आपको बताना है कि उसकी उत्पत्ति जो है वो तैथिस सागर से हुई है, तथा उत्तर पूर्वी भाग जो है इसकी उत्पत्ति भी किससे हुई है? तैथिस सागर से। उत्तर पूर्वी के अंदर आपका मैदानी प्रदेश आता है। कौन सा प्रदेश आता है? मैदानी प्रदेश आता है। ठीक है, अब आपका कौन सा बच गया? एक अरावली। अरावली को अपन बोलते हैं मेरू प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा बच गया आपका? दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, इन दोनों की उत्पत्ति जो है वो किससे मानी जाती है? गोंडवाना लैंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम के अंदर कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसके अंदर एक अरावली आती है, एक दक्षिणी पूर्वी पठार आता है। तो अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार की आपको उत्पत्ति की बात की जाए तो हमेशा गोंडवाना लैंड करनी है। अगर बात ये आ जाए पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग में क्या है? थार का मरुस्थल और उत्तर पूर्वी भाग अर्थात ये मैदानी भाग है। इन दोनों की उत्पत्ति जो है वो तैथिस सागर से हुई है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कई बार कि पश्चिमी भाग या थार के मरुस्थल की उत्पत्ति तैथिस सागर से हुई है, इसका आपके पास कोई प्रमाण है? तो अपने पास प्रमाण है, तो वो प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थार के मरुस्थल या राजस्थान के पश्चिमी भाग की उत्पत्ति तैथिस सागर से हुई, उसका आपके पास क्या प्रमाण है, क्या सर्टिफिकेशन है? तो इसका सर्टिफिकेशन या प्रमाण जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो पहला प्रमाण ये रखता हूं कि थार का मरुस्थल या राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर खारे पानी की झील पाई जाती है। पहला प्रमाण क्या है? खारे पानी की झील कहां कहां पाई जाती है? आप सबको पता है, डीडवाना में, सांबर और पंचभद्रा। ये राजस्थान के खारे पानी की झीलें हैं और खारे पानी की झील की उत्पत्ति हमेशा किसी न किसी सागर से होती है। ठीक है, तो ये बात प्रमाणित होती है कि ये झीलें जो है वो तैथिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये बात भी सही है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग अर्थात थार के मरुस्थल की उत्पत्ति भी इससे हुई है, आपके तैथिस सागर से हुई है। ये प्रमाण आपको पहला प्रमाण मैंने दे दिया है। दूसरा प्रमाण जो है वो खनिज संपदा से, खनिज से, दूसरा प्रमाण जो है वो खनिज से। आपको राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? कोयला मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलती है,
जिप्सम मिलता है, लिग्नाइट मिलता है। ये जो खनिज हैं ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में आपको खुदाई के दौरान जो है मिलते हैं। और ये खनिज हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? ये खनिज हमेशा सागर के खनिज होते हैं, ठीक है, समुद्रीय खनिज माना जाता है, अर्थात इनकी उत्पत्ति समुद्र से हुई मानी जाती है। तो ये खनिज राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसका मतलब पश्चिमी भाग किसी सागर से बना है या पुरानी टाइम में किसी सागर का ये अवशेष रह गया, तो वो सागर कौन सा है? तेथिस सागर। कौन सा सागर है? तेथिस सागर है। तो ये दो प्रमाण इस बात को सिद्ध करते हैं, ये दो प्रमाण इस बात को सिद्ध करते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी भाग, जिसे थार का मरुस्थल बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति तेथिस सागर से हुई है। उसका पहला प्रमाण ये बताता है कि वहां खारे पानी की झील पाई जाती, जो डीडवाना, सांबर और पंचभद्रा में है, और खारे पानी की झील की उत्पत्ति हमेशा सागर से होती है। तो ये माना जाता है कि किसी समय राजस्थान के पश्चिमी भाग में तेथिस सागर था और उसका अवशेष जो है वो खारे पानी की झील के रूप में रह गया। दूसरा है खनिज, और ये खनिज जो है वो आपको, इन खनिजों का जो उत्पत्ति है वो सागर से हुई मानी जाती है। तो ये खनिज संपदा भी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये दूसरा प्रमाण है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? तेथिस सागर से हुई है। तो ये आपका पहला पॉइंट जो मैं कल आपको बताया था, उत्पत्ति, ओरिजिन। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके मेरे को बता सकते, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। इसके अंदर आपको ये चीजें बिल्कुल याद रखनी है। राजस्थान के पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी भाग अर्थात थार और मैदानी भाग की उत्पत्ति तेथिस सागर से हुई है। इस क्वेश्चन को दिमाग के अंदर फिट कर लो, एग्जाम में आएगा। अरावली यानी कि मेरू प्रदेश भी बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति जो है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन उत्पत्ति से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अपन ने कल इसके बारे में अक्षांश और देशांतर के बारे में डिस्कशन किया था। तो अपन सबसे पहले अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं कि अक्षांश क्या होता है। पहला आपका कौन सा पढ़ेंगे? अक्षांश। अक्षांश के बारे में तो देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, चाहे आप अक्षांश की बात करो चाहे देशांतर की बात करो, ये दोनों रेखाएं हैं काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? इंसान की कल्पना मात्र है। इंसान ने अपनी कल्पना करके आराम से बैठकर इन रेखाओं का निर्माण किया है। जैसे आप बोलते हो कि 0 डिग्री अक्षांश, ऐसे रेखा, ऐसे कोई रेखा गुजरती नहीं, ऐसे कोई रेखा आपको गुजरती भी दिखाई नहीं देगी। ये दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये भी अक्षांश भी कैसी है? काल्पनिक रेखा है। और कल्पना कौन करता है? इंसान करता है। कल्पना कौन करता है? इंसान करता है। और इंसान जब भी कोई कल्पना करता है तो वो किसी न किसी चीज के सापेक्ष में कल्पना करता है। तो आपको अक्षांश का सापेक्ष भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये अक्षांश की रेखाएं जो आप खींच रहे हो वो किसके सापेक्ष में खींच रहे हो। तो यहाँ पर सापेक्ष दो लिया गया है, एक सूर्य और दूसरा जो आपका है वो ध्रुव तारा। ध्रुव तारा और सूर्य के सापेक्ष के आधार पर एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। और मैं आपके सामने काल्पनिक रेखाओं को खींचता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लो आपका पूरा ग्लोब यानी कि आपकी धरती, ठीक है। इसके बीचों बीच जो मैं एक रेखा खींचता हूं, इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश इंसान ने मानी है, इंसान ने कल्पना की है, ना कि कोई ऐसी रेखा आपको खींची हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक है। तो बीचों बीच कोई आदमी टेबल कुर्सी पे बैठा, गोल चक्कर बना दिया और बीचों बीच रेखा खींच दिया। फिर इसका आपको पता है, थ्योरी के अंदर आप कोई भी चीज कल्पना करते हो उसका प्रमाणीकरण आपको देना पड़ता है। तो इसका प्रमाणीकरण इसने दिया, इसके आधार पर ध्रुव तारे के आधार पर 0 डिग्री अक्षांश का प्रमाण या जो उसको बोलते हैं सापेक्षता, उसने किसके आधार पर दिया? ध्रुव तारे के आधार पर दिया। और क्या बताया कि ध्रुव तारे का इस रेखा पर जो आपतन कोण होता है
वो 0 डिग्री होता है। आपतन कोण के लिए आपको थोड़ा बचपन वाली फिजिक्स के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे में ये कोई सतह है, ठीक है, इस सतह की लंबवत जगह है और यहाँ पर कोई किरण गिर रही है, ये कोई किरण गिर रही है। अगर बचपन में थोड़ी बहुत आपने फिजिक्स पढ़ी है तो ये किरण गिर रही है, तो ये किरण इस सतह के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और ये किरण जब यहां से फिर यहां से परावर्तित हो जाती है तो ये कोण जो बनता है उसको अपन बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। तो इसने क्या बताया कि ये आपतन कोण जो है वो 0 करना है। और 0 कब हो सकता है? जब ये किरण यहां से नहीं गुजरकर ये किरण यहां से गुजरेगी तो आपका आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये किरण जो है यहां से आपतित नहीं होकर सीधी की सीधी यहां पर आपतित हो तो कोण का मान क्या हुआ? 0 हुआ। तो उसको अपन ने नाम दे दिया 0 अक्षांश। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश खींची गई है उसको अपन 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश क्यों कहते हैं? क्योंकि इस 0 डिग्री अक्षांश पर ध्रुव तारे का आपतन कोण 0 होता है। ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश के अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से नाम है? इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य मतलब भू के मध्य से गुजरने वाली, भू मतलब धरती, और इसके बीचों बीच गुजरने वाली है तो भूमध्य रेखा बोल दिया। इसका अन्य नाम है विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, तथा इंग्लिश में इक्वेटर भी इसको बोलते हैं। ये इसके निकनेम है, अन्य नाम है, इक्वेटर भी इसको बोलते हैं। तो ये रेखा आपको समझ में आ गई। आदमी टेबल कुर्सी पे बैठा, धरती का गोल चक्कर लिया, ऐसे बना लिया और बीचों बीच एक रेखा खींच डाली। उस रेखा को नाम दे दिया 0 डिग्री अक्षांश। और इसका सापेक्षता का वर्ण उठाया ध्रुव तारे से। और ध्रुव तारे के बारे में क्या बोला कि ध्रुव तारे का इस रेखा पर आपतन कोण 0 होता है, इसलिए मैं इसको 0 डिग्री अक्षांश कह रहा हूं। ठीक है, इसने अब लाइन शुरू कर दी। अब और रेखाएं खींचना आपके लिए बहुत आसान है। और उसने आदमी सोच रहा है तो भगवान ने ऐसे रेखाएं बना के धरती पे नहीं छोड़ी, इंसान की कल्पना मात्र। फिर उसने क्या सोचा कि इस रेखा को मैंने बीचों बीच खींच दिया तो ये भाग, आधा भाग ऊपर की तरफ है और आधा भाग नीचे की तरफ है। तो बैठे बैठे उसने नाम दे दिया, टेबल पे बैठा बैठा था, उसने नाम दे दिया कि ऊपरी भाग को हमेशा उत्तरी लिखते आ रहे हैं तो इसको अपन उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं। तो यहां से लेकर यहां वाला जो भाग है उसको अपन क्या नाम दे देते हैं? उत्तरी गोलार्ध नाम दे देते हैं। फिर उसने सोचा नीचे जो भाग बच गया उसको अपन क्या नाम दे देते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम दे देते? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला भाग जो है ये पूरा का पूरा जो गोलार्ध है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, आगे मैं आपको समझाऊंगा, इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट पे आपके देख रहा हूँ। राजस्थान कौन से, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो ये बात समझ में आ गई, भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? कमेंट करें। उत्तरी गोलार्ध, उत्तर। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि राजस्थान का आप देखोगे तो यहां मिलेगा, तो ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। क्योंकि अपने को राजस्थान की जियोग्राफी पढ़नी है तो अपन राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान आपको कौन से गोलार्ध में मिलेगा, तो हमेशा आपको याद रखना है वो उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर आपको राजस्थान मिलता है, ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इस भाग के अंदर डिवाइड कर दिया। अब आगे की तरफ चलते हैं। फिर उसने क्या किया कि ये 0 डिग्री अक्षांश को खींच डाली। अब उसको अगली अक्षांश रेखाएं भी खींचनी थी, तो उसने एक इकाई बनाई और उस इकाई का नाम है 1 डिग्री। इकाई क्या बनाई? 1 डिग्री। कि आगे आप जो भी अक्षांश रेखाएं खींचोगे उसमें आप 1 डिग्री जोड़ते हुए चले जाओगे। तो 0 के अंदर 1 डिग्री जोड़ा तो आपका क्या बन गया? 1 डिग्री। कौन सी रेखा बन गई?
1 डिग्री रेखा बन गई। इसके अंदर आप 1 डिग्री और जोड़ दो तो आपकी क्या बन जाएगी, 2 डिग्री रेखा। 2 के अंदर 1 और जोड़ दो तो आपकी बन जाएगी 3 डिग्री रेखा। 1 और जोड़ दो तो 4 डिग्री रेखा। 1 और जोड़ दो तो 5 डिग्री रेखा। ऐसे करते करते यहाँ तक उसने 90 डिग्री तक रेखाएं खींच डाली। 90 डिग्री तक रेखाएं खींच डाली। और सेम का सेम पैटर्न उसने नीचे की तरफ अपनाया। नीचे के अंदर भी 1 डिग्री रेखा, फिर 1 और जोड़ दो 2 डिग्री रेखा, 1 और जोड़ दो 3 डिग्री रेखा, 1 और जोड़ दो 4 डिग्री रेखा, 1 और जोड़ दो 5 डिग्री रेखा। ऐसे करते करते यहां तक उसने 90 डिग्री यानी कि टोटल 90 अक्षांश रेखाएं खींच डाली। कितनी खींच डाली, 90 अक्षांश रेखाएं। तो आपसे कोई पूछ ले अक्षांश रेखाओं की इकाई क्या है, इकाई क्या है, तो 1 डिग्री इसकी इकाई है। इकाई क्या है, तो आप बोलोगे साहब 1 डिग्री अक्षांश रेखाओं की इकाई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की हो चाहे देशांतर रेखाओं की हो, दोनों की, दोनों उसके अंदर भी 1 ही डिग्री है। चाहे अक्षांश रेखाओं की हो, अपन अक्षांश की बात करें तो मैं अक्षांश की बताऊंगा, अक्षांश रेखाओं की जो इकाई है वो 1 डिग्री होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है। 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई क्या होती है, तो अपन लंबाई को जानने की कोशिश करते हैं कि एक लंबाई कौन सी लंबाई पूछ रहा है। तो देखो यहां से यहाँ के बीच की कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है। इन दोनों की बीच की लंबाई क्या हो जाएगी, 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई हो जाएगी। 1 और 2 के बीच में कितनी अक्षांश का फर्क है, 1 डिग्री का अक्षांश का फर्क है। तो इन दोनों के बीच की दूरी भी हो जाएगी 1 डिग्री की। इन दोनों के बीच की दूरी भी 1 डिग्री की दूरी हो जाएगी। इन दोनों के बीच की दूरी भी 1 डिग्री की हो जाएगी। इन दोनों के बीच की दूरी भी 1 डिग्री हो जाएगी। ऐसे कैसे आप नीचे खींचते जा सकते हो। तो आपको कुल मिला के ये बताना पड़ेगा कि 1 डिग्री रेखा कितनी लंबी होती है। लंबी का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, जो 111 किलोमीटर मानी जाती है। तो 1 डिग्री रेखा, 1 डिग्री अक्षांश की जो लंबाई है वो 111 किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 111 किलोमीटर, कितनी 111 किलोमीटर, ये भी 111 किलोमीटर। मेरा डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन आप समझदार आदमी समझ सकते हो। ये भी 111 किलोमीटर है, ये भी 111 किलोमीटर है, ये भी 111 किलोमीटर है, ये भी आपकी 111 और ये भी 111, ऐसे ही नीचे भी 111 किलोमीटर है। अर्थात कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि आप 1 डिग्री अक्षांश का मतलब 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो ये दूरी आपको याद रखनी है। अब इस दूरी के अंदर भी अगर आपको डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से 1 डिग्री अक्षांश की दूरी है, तो उसके अंदर जो डाटा आएंगे उसमें आपको 111 किलोमीटर पे टिक कर देना है, आपको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब है कि वो एक छोटा सा फंडा आपसे पूछना चाहे। तो आप फंडा क्या है देखिए। अगर मैं बात करूं कि विषुवत रेखा के पास 1 डिग्री की लंबाई कितनी होती है, तो वो 110 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 110 किलोमीटर होती है। जबकि ध्रुवों पर इन रेखाओं की लंबाई जो है वो 117.7 किलोमीटर होती है। देखिए समझिए दोबारा, अक्षांश रेखाओं की लंबाई की बात कर रहा हूं। 1 डिग्री का मतलब अक्षांश रेखाओं की लंबाई। तो ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो 110 किलोमीटर, सॉरी विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश पर ये जो आपके अक्षांश रेखाएं हैं उनकी लंबाई 110 किलोमीटर। जबकि यही अक्षांश रेखाएं जब ध्रुवों पर बनती हैं तो उनकी लंबाई 111.7 किलोमीटर होती है। तो वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर तथा भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताएं। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर तथा भूमध्य रेखा से नीचे की ओर अर्थात दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ती है, घटती है या कांस्टेंट रहती है, या कोई आंसर नहीं। बड़ी बड़ी होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर 110 किलोमीटर है और इस ध्रुव पर 111.7 किलोमीटर है
और इस ध्रुव पर भी 111 पॉइंट, इस ध्रुव पर भी लंबाई कितनी होगी 111.7 किलोमीटर। अर्थात आप भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाओ तब भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाओ, अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाती है। या मैं यूं बोल सकता हूं कि भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है, जबकि ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो अधिक होती है। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसको आया तो वो मिटाऊंगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है मेरे को बता सकते हो? समझ में आ गया तो अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं। अमित कुमार रिपीट करते हैं। ठीक है अमित कुमार, एक बार मैं दोबारा आपको फास्टली रिपीट कर देता हूँ। बहुत इजी सी चीज है, अक्षांश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया कि अक्षांश जो है वो काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक का मतलब इंसान की कल्पना है, और इंसान कल्पना कब करता है? आराम से कोई बढ़िया सी ठंडी सी जगह लेकर, एक टेबल कुर्सी लेकर, एक पेज लेकर बैठता है, खुद सोचता है, उस सोच के आधार पर अपना काम करता है। तो चलो आज मैं मान लो कि मैं ही बैठा हूँ टेबल लेकर, ठीक है, तो मैं मेरी कल्पना करता हूँ, और मुझे कल्पना ये करनी है कि आप जो भी धरती है या ग्लोब है, इसके अंदर आप अक्षांश के रेखाओं के बारे में आराम से अपने हिसाब से समझाइए। तो मैं जो किताब में लिख रखा है वही समझाऊंगा। ठीक है, मैं कैसे कैसे समझाता हूँ। तो मुझे कल्पना करनी है तो मुझे किसी न किसी चीज की सापेक्षता लेनी पड़ेगी, किसी न किसी से तुलना तो करनी पड़ेगी, भाई इसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ये तुलना में। तो तुलना के लिए मैंने एक बार तो सूर्य उठा लिया और दूसरा मैंने ध्रुव तारा ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक गोल सा एक धरती बना ली, और धरती के बीचों बीच मैंने रेखा खींच डाली, और उसका नाम मैंने रख दिया कि ये यहाँ से 0 डिग्री, उसको मैंने नाम दे दिया 0 डिग्री अक्षांश, जिसके अन्य नाम है भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भू के मध्य से गुजरती है, या विषुवत रेखा, इक्वेटर इसको अपन बोलते हैं। अब मेरे को मैंने 0 डिग्री अक्षांश तो लिख दी, लेकिन ऐसे कोई वैज्ञानिक मानेगा थोड़ी, आप उसको सिद्ध करके बताओ। तो सिद्ध करने के लिए मैंने ध्रुव तारा पकड़ा, और ध्रुव तारे का कंसेप्ट ये डाला कि ध्रुव तारा यहाँ पर आपतन कोण जो है वो 0 बनाता है, इसलिए मैंने इसको 0 डिग्री अक्षांश नाम दे दिया। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। फिर मेरे को ऊपर यहाँ बीचों बीच रेखा खींच गई, तो ये एक गोलार्ध आधा इधर बच गया, आधा गोलार्ध इधर बच गया। इनका नाम भी देना है मेरे को, तो मैंने ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोल दिया, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोल दिया। इसमें क्या दिक्कत होगी? मैं मेरी सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो यहाँ 0 डिग्री हो गई, तो मैंने एक इकाई बना ली कि मैं आगे जितनी भी रेखाएं खींचूंगा वो 1 डिग्री जोड़ जोड़ के, जैसे 0 में 1 जोड़ा तो 1 हुआ, 1 में जोड़ा 1 तो 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हुआ, ऐसे मैंने एक इकाई 1 डिग्री बना ली। वो जोड़ जोड़ के मैंने सारी रेखाएं ऊपरी वाले गोलार्ध में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में भी खींच डाली, और वैसी की वैसी रेखाएं मैंने दक्षिणी गोलार्ध में भी खींच डाली। तो इसके अंदर इकाई निकल के आती है, तो इधर भी 90 रेखाएं और इधर भी 90 रेखाएं मिलती हैं, और मैंने इकाई निकाली तो 1 डिग्री निकली। और इन इकाई की दूरी अर्थात दो अक्षांशों के मध्य की दूरी भी बोल सकते हो। इसको देखो, इसको आप जो 1 डिग्री है इसके लंबाई भी बोल सकते हो, दो अक्षांशों के बीच की दूरी भी बोल सकते हो। उसका मान होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। अगर डाटा बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यही आंसर करना है। कंसेप्ट के बारे में अपन बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई 110 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुव, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, वहां पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई 111.7 किलोमीटर होती है। अर्थात आप ये बोल सकते हो, कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पर, तब भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाती है। अर्थात भूमध्य रेखाओं पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम मिलती है, और ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो आपको अधिक मिलती है। ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर समझाई है। अभी भी कोई दिक्कत है तो मेरे को बता सकते। अमित कुमार नो, चलो आगे चलते। अपने को एक एक फंडा क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को पूरे के पूरे कंसेप्ट समझ के चलने हैं, 0 से लेकर टॉप तक अपने को समझना है। चलो आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या बताया था
कुल अक्षांश की बात करें, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है धरती पर, तो ये 180 रेखाएं, 90 उत्तर वाली और 90 दक्षिण वाली, दोनों को मिला दो 180 अक्षांश रेखाएं। 90 उत्तर वाली, टोटल कुछ तो रूटरी ध्रुव, ठीक है, हाँ बता रहा हूँ, ये उत्तरी गोलार्ध वाली रेखाएं हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध वाली रेखाएं हैं, दोनों को जोड़ लो तो आपको कभी भी आ जाए कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आप आंसर करोगे 180। कितना आंसर करोगे 180। अब देखिए कुछ अक्षांश रेखाओं को विशिष्ट नाम भी दिया गया है, उन नामों को अपन देखते हैं। ये आपकी पृथ्वी बना दी, पृथ्वी के अंदर ये आपको बीचों बीच भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा मैंने बना। अब कुछ डिग्रीज पर जो है 180 है, 181 कहां है, 181 किसने पढ़ाया है, अरे आपको 181 किसने पढ़ा दिया, 180 है अक्षांश 180, देशांतर 360, ठीक है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश। यहां पर आपको ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिण गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री पर भी आपको एक रेखा खींचनी है, वही 23.5 डिग्री पर आपको दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी एक रेखा खींचनी है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपने 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची है, उस रेखा का नाम याद रखना है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो कई बार तो ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। कितने डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री पे, ठीक है। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो रेखा खींची गई है, उस रेखा को अपन बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही 23.5 डिग्री पर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध अर्थात नीचे वाले गोलार्ध में, ठीक है। एक आपको याद करना है, एक आपको और याद करना है 66.5 डिग्री, थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं ताकि इधर आपको 66.5 डिग्री इधर याद करना है, और 66.5 डिग्री ही आपको किसके अंदर याद करना है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, ठीक है। 66.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध है उसको अपन बोलते हैं आर्टिक, आर्टिक व्रत या रेखा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है उसको अपन अंटार्कटिक व्रत या रेखा बोलते, व्रत या रेखा। तो ये 66.5 डिग्री को आपको याद रखना है, इसको आर्टिक व्रत और इसको अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर 90 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है और एक आपकी 90 डिग्री पर नीचे खींची गई है, जो इस 90 डिग्री पर है उसको अपन बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और इसको 90 डिग्री पर बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, ठीक है। ये कल्पना भी इंसान की हुई है। तो इंसान ने कुछ रेखाओं की और कल्पना की है जिनके रिफरेंस में वो आगे आपको बहुत सारी चीजें समझाना चाहता है। तो वो कल्पनाएं कौन कौन सी है, एक 23.5 डिग्री पर है जिसको कर्क रेखा और मकर रेखा बोलते हैं, एक आपकी 66.5 डिग्री पर है जिसको आर्टिक और अंटार्कटिक बोलते हैं, एक 90 डिग्री पर ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री नीचे वाले को अपन क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो ये काल्पनिक रेखाओं में कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए, फिर मैं मिटाऊंगा, आपको कुछ और चीजें समझानी है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी आप कमेंट कर सकते हो। अमित कुमार, नो दिक्कत। अगर कोई भी दिक्कत है आप बिल्कुल मेरे को बता सकते हो, रिपीट करना है तो रिपीट कर देंगे, है ना, जो भी दिक्कत है आप बता सकते हो। तो आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं, आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं।
अब देखिए, अपन एक करक संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि करक संक्रांति क्या होती है और मकर संक्रांति क्या होती है। इन्हीं रेखाओं के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल सा पॉइंट सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के सापेक्ष आपको बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए, ये आपने फिर धरती बनाई और धरती की ये बीचों बीच रेखा आपकी 0 डिग्री अक्षांश को, तो थोड़ी सी आपको इस 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, उसके सूर्य के सापेक्ष स्थिति बताकर आपको थोड़ा मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। सूर्य जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधा चमकता है। कैसा चमकता है? सीधा चमकता है। कैसा चमकता है? सीधा चमकता है। आपको ये याद रखना है कि भूमध्य रेखा हो या विषुवत रेखा हो या 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो, इन रेखाओं पर सूर्य की किरणें सीधी आती हैं, जिसको बोलते हैं सूर्य का सीधा चमकना। ठीक है, तो इस रेखा पर सूर्य की किरणें जब सीधी आएंगी, आपको पता है धरती का तापमान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ओजोन परत में होल हो रहा है, जिससे सूर्य की किरणें सीधी धरती पर आ रही हैं, इससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो यहां से आप एक कंसेप्ट उठा सकते हो कि जिस भी स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, उस स्थान का तापमान बढ़ जाता है। तो इसी कंसेप्ट का उपयोग अपन यहाँ पर करते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिर रही हैं, और जब सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी तो 0 डिग्री अक्षांश का तापमान जो है वो हमेशा आपको क्या मिलेगा? उच्च तापमान मिलता है। उच्च तापमान मिलता है। और जहां पर उच्च तापमान होता है, जहां पर उच्च तापमान होता है, वहां पर बारिश भी अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उच्च तापमान के कारण जो पवनें आती हैं वो जल्दी से ऊपर की तरफ उठ जाती है, जो ऊपर ठंडी होकर फिर बारिश के रूप में वहां पर गिरती है। तो जो भूमध्य रेखीय भाग है उसमें उच्च तापमान की वजह से यहाँ पर जो वर्षा है, वर्षा भी अच्छी होती है। वर्षा भी अच्छी होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां पर वर्षा अच्छी होती है वहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। आगे मैं आपको आज ही बताऊंगा कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर अपन जलवायु को किस किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आपको पता है कि भूमध्य रेखा के आसपास जो भी जलवायु होती है उसको उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। अपन थोड़ी देर बाद में इन्हीं अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हुए जलवायु को उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, शीत, इन जलवायु के अंदर अपन वर्गीकृत करेंगे, लेकिन वो आगे आएगा। तो आप ध्यान रखिए, भूमध्य रेखा के आसपास की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। तो यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति को मैं क्या लिख सकता हूँ? उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय बंधीय सदाबहार, सदाबहार वन। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास जो वनस्पति पाई जाती है वो किस प्रकार की है, तो आप बोलोगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन तीनों ही पॉइंट के अंदर सूर्य की स्थिति का भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य जहां सीधा चमकता है वहां का तापमान उच्च होता है, और तापमान उच्च होने की वजह से वहां वर्षा भी अच्छी होती है, और वहां पर आपको जो वनस्पति मिलेगी वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति मिलती है। तो यहाँ तक इस कंसेप्ट के पीछे कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो। अपन आगे जो है करक संक्रांति और मकर संक्रांति को पढ़ते हैं। यहाँ कोई दिक्कत है मेरे को बोल सकते हो, नहीं है तो आप कमेंट करके तुरंत बताएं। नो सर कोई दिक्कत नहीं, आगे की तरफ पढ़ते हैं। वेरी गुड। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने सूर्य का प्रभाव आपको इसलिए बताया क्योंकि कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसके अंदर सूर्य की सापेक्ष स्थिति का मैं आप वहां पर उसका उपयोग करूंगा। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कर्क संक्रांति।
कृत संक्रांति क्या होती है। तो देखिए, ये मैं वापिस आपकी वही धरती बनाता हूँ, क्योंकि डायग्राम आपको बार बार बनाना पड़ेगा, तो इसकी आदत सी डाल लो। बीच में आपको 0 डिग्री अक्षांश लिखना है, और 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री ये कौन सा गोलार्ध है आपका, ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, 23.5 डिग्री पर जो आपकी रेखा पाई जाती है, उस रेखा को अपन क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क संक्रांति क्या होती है ये आपको समझना है। तो यहाँ पर मैं एक दिनांक की बात करूंगा, जिसको अपन बोलते हैं 21 जून। एक तारीख की बात करूंगा, साल की एक तारीख की बात करूंगा, 21 जून। 21 जून को अगर सूर्य की स्थिति देखें, 21 जून को सूर्य की स्थिति देखें, तो सूर्य की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है। अर्थात 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा के एकदम सामने होता है, अर्थात कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य के जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और सीधा चमकने की वजह से क्या क्या प्रभाव आते हैं वो आपको देखने हैं। तो कर्क संक्रांति का मतलब इतना ही है कि 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे ही कर्क संक्रांति कहा जाता है। और सूर्य सीधा चमकने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतुएं होती हैं, दिन की लंबाई और रात की लंबाई में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें भी आपको समझनी है। तो उन चीजों को मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं इस उत्तरी गोलार्ध की, और ये नीचे वाला आपका है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या क्या होता है वो अपने को देखना है। तो आप सभी को पता है, अपन चूंकि राजस्थान या भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऐसे भी नहीं समझो, तो ऐसे समझ लो कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी कि भारतीय मान लो, सूर्य जो है वो सीधा चमकता है, और जहां सूर्य सीधा चमकता है वहां तापमान हमेशा उच्च होता है। और जहां जिस ऋतु के अंदर तापमान उच्च होता है उस ऋतु को अपन बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु। तो मैं बोल सकता हूं कि कर्क संक्रांति को जो है ऋतु जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर पाई जाती है, उस ऋतु का नाम है ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर अगर दिन की लंबाई की बात की जाए, तो दिन की लंबाई बड़ी होती है, बड़े बड़े दिन पाए जाते हैं। आपको पता है गर्मियों के अंदर दिन बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, जब दिन बड़े होंगे तो आपकी रात की लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और रात की लंबाई छोटी होने के साथ साथ परछाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, परछाई भी आपको अपनी छोटी दिखाई देने लग जाएगी। ये सारी घटनाएं, ग्रीष्म ऋतु का पाया जाना, दिन की अधिक लंबाई, रात की छोटी लंबाई व परछाई का छोटा होना, कर्क संक्रांति की वजह से उत्तरी गोलार्ध में होने वाली घटनाएं, इसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये होता है। अगर आप बात करें कि कर्क संक्रांति की वजह से, कर्क संक्रांति की वजह से दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो जो उत्तरी गोलार्ध में काम हो रहा है उसका उल्टा आपको दक्षिणी गोलार्ध में करना है। अब उसमें आपने ग्रीष्म ऋतु की है, तो यहाँ पर कौन सी ऋतु आ जाएगी, आपकी शीत ऋतु आ जाएगी। वहां पर दिन लंबे किए हैं, तो यहाँ पर दिन की लंबाई आपको क्या कर देनी है, छोटी कर देनी है। वहां रातें छोटी हैं, तो रातों की लंबाई आपको यहाँ पर क्या कर देनी है, बढ़ा देनी है। ठीक है, तो कर्क संक्रांति से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या उसमें ऋतुएं बनी, ये मैंने आपको समझाया। इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी किंतु परंतु है, मेरे को आप कमेंट के माध्यम से बता सकते। कर्क संक्रांति, अमित कुमार नोटिक, ठीक है। अब अपन दूसरी संक्रांति के बारे में पढ़ते हैं, वो है मकर संक्रांति। अगली जो आपकी संक्रांति है वो है मकर संक्रांति।
मकर संक्रांति क्या होता है तो इसको भी आपने को समझना है। तो वही आपको एक डायग्राम जो 0 डिग्री अक्षांश और अब मकर आ रहा है तो आपको मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपको जो रेखा मिलती है उस रेखा को अपन मकर रेखा बोलते हैं। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। सेम वही कंडीशन आपको देखनी है क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, वही चीजें आपको देखनी है। तो यहाँ पर आपको फिर एक तारीख याद करनी पड़ेगी। उस तारीख का नाम है 22 दिसंबर। तारीख कौन सी है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में सूर्य की स्थिति यहाँ पर होती है। सूर्य जो है उसकी स्थिति जो है वो यहाँ पर होती है अर्थात अर्थात मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्या मैं बोल सकता हूं कि सूर्य जो है वो 22 दिसंबर को सीधा चमकता है? किस पर चमकता है? सीधा किस पर चमकता है? मकर रेखा पर चमकता है। ठीक है, तो अपन इस तारीख को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा वो अपन नोट कर लेते हैं, उसका उल्टा अपन जो है उत्तरी गोलार्ध में करते हैं। तो आपको पता है कि जहां पर सूर्य की किरणें तेजी से पड़ती है, सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें जहां सीधी पड़ती है, जहां सूर्य सीधा चमकता है, वहां पर तापमान हमेशा अधिक होता है। और तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ जो ऋतु आएगी वो ग्रीष्म ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। और ग्रीष्म ऋतु में दिन की जो लंबाई है वो आपको पता है बड़े बड़े दिन होते हैं और रातें जो है वो आपकी क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और परछाई भी आपकी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाती है। ठीक है, तो आपको 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर सीधी होती है जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति को दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु होती है। दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं और परछाई भी छोटी होती है। और इसी मकर संक्रांति को उत्तरी गोलार्ध में क्या होना है तो इसका आपको उल्टा कर देना है। अर्थात अगर यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपको शीत ऋतु मिलेगी। यहाँ पर दिन बड़े हैं तो शीत ऋतु के अंदर आपको दिन क्या मिलेंगे? छोटे मिलेंगे। और रातें आपको क्या मिलेंगी? बड़ी मिलेंगी। तो यह है मकर संक्रांति का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। इसमें कोई भी दिक्कत है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर अपन कुछ और डाइट की बात करते हैं। कोई भी दिक्कत है आप मेरे को बता सकते हैं। नो दिक्कत, वेरी गुड, चलो अब अपन इसको मिटा देते हैं। कुछ और डेट है, अपन शरद विषुव और बसंत विषुव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं वो क्या होते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए बसंत विषुव वो क्या होता है और शरद विषुव वो क्या होता है, ये अपने को समझना है। बसंत विषुव, ठीक है, इनको समझने के लिए वो एक डायग्राम जो है वो आपको बनाना है, वैसा का वैसा डायग्राम। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो अब क्या होता है आप देखिए, एक तारीख आपको याद ही करनी है वो है 21 मार्च। कौन सी तारीख? 21 मार्च। और 21 मार्च में सूर्य की स्थिति यहाँ पर ऐसे होती है, सूर्य की जो पोजीशन है वो ऐसी होती है। सूर्य कहां पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव पर स्थित। 21 मार्च को सूर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है और उत्तरी ध्रुव से सूर्य की किरणें जो है वो भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती। ठीक है, तो इस तारीख को इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर रात और दिन की जो लंबाई है वो बराबर होती है। रात और दिन की लंबाई जो है वो बराबर होती है, इसे ही बसंत विषुव कहा जाता है।
इसे ही बसंत विषुव कहा जाता है। बहुत इजी सी चीज है। 21 मार्च की डेट याद करनी है। 21 मार्च को सूर्य की स्थिति देखिए कहां पर है, उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव से सूर्य की किरणें जो है वो भूमध्य रेखा पर गिर रही है, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर गिर रही है तो इसमें दिन और रात की जो लंबाई है, अर्थात जितनी लंबी रात होगी उतना ही लंबा दिन होगा, दिन और रात की लंबाई बराबर होगी, तो इस कंडीशन को बसंत विषुव कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके बताइए। अब शरद विषुव बताता हूं आपको, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। नो दिक्कत, ठीक। अब एक शरद विषुव आपको याद और करना है। शरद विषुव क्या होता है? शरद विषुव ये क्या होता है? तो इसके अंदर अभी आपको आपको वही डायग्राम आपको खींचना है कि बीचों बीच आपको 0 डिग्री अक्षांश बनानी है, ठीक है। और एक तारीख आपको फिर याद रखनी है, वो है 23 सितंबर। कौन सी तारीख याद रखनी है? 23 सितंबर। इस तारीख को सूर्य की स्थिति आप देखिए यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर, सूर्य की स्थिति जो है वो कौन से ध्रुव पर है? दक्षिणी ध्रुव पर है। और दक्षिणी ध्रुव से सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर आती हैं, और इसमें भी रात की लंबाई बराबर दिन की लंबाई होती है, तो इस कंडीशन को शरद विषुव कहा जाता है, ठीक है। तो दोबारा समझा देता हूं। 27 सितंबर को सूर्य दक्षिणी ध्रुव पर होता है, सॉरी 23 सितंबर को, 27 नहीं, जल्दी से निकल गया वर्ड। 23 सितंबर को, 23 सितंबर को जो सूर्य है वो दक्षिण ध्रुव पर होता है, और दक्षिणी ध्रुव से सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर गिरती है, तथा इसके अंदर दोनों गोलार्ध के अंदर रात और दिन की लंबाई समान होती है। इसको शरद विषुव कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए, कोई भी दिक्कत है तो मेरे को आप बताइए। कोई दिक्कत? शरद विषुव, बसंत विषुव आपको समझ में आ गया? आगे की तरफ कई बार ये भी पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं का कहाँ उपयोग करते हैं, क्या महत्व है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं का महत्व भी कई बार पूछा जाता है। अक्षांश रेखाओं का महत्व भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, अक्षांश रेखाओं का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो आप किसी स्थान की दूरी ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं। किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से दूरी ज्ञात करने के लिए जिस रेखाओं का उपयोग किया जाता है, उन रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। थर्ड, दो स्थानों के बीच की दूरी, दो स्थानों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो सीधी सी बात है कि दो स्थानों के बीच की दूरी में जितने डिग्री अक्षांश का डिफरेंस है उसको 111 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके बीच में दूरी आ जाए। पहला महत्व क्या है? दो स्थानों के बीच की दूरी। मान लो मैं एक यहाँ पर एक स्थान यहाँ पर है और एक स्थान यहाँ पर है, एक स्थान यहाँ पर है और एक स्थान यहाँ पर है, उन दोनों की बीच की दूरी मेरे को ज्ञात करनी है। मान लो ये स्थान ए है और ये स्थान बी है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि ये अक्षांश जो है वो 5 डिग्री पर है और ये अक्षांश जो है वो 10 डिग्री पर है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो आप मेरे को बताइए, जल्दी बताइए। दोनों के बीच की दूरी बताइए। उत्तरी गोलार्ध में दोनों, दोनों उत्तरी गोलार्ध में, दोनों उत्तरी गोलार्ध में, दूरी बताइए। कमेंट करिए। कमेंट आ नहीं रहे क्या? आवाज नहीं आ रही क्या?
कमेंट नहीं आ रहे, आवाज आ रही है क्या? 555 बिल्कुल सही है। दोनों में कितनी डिग्री अक्षांश का डिफरेंस है? 5 का है। 1 डिग्री के लिए तो 111 तो 555 किलोमीटर का होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो अक्षांश रेखाओं का उपयोग किया जाता है, और दो स्थानों की समय की गणना करनी हो तो देशांतर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला उपयोग जो है दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करना। दूसरा जो उपयोग मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हुए आप जलवायु का भी निर्धारण कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा उपयोग जो है वो आपको क्या याद रखना है? जलवायु का निर्धारण। जलवायु का निर्धारण जो है वो आप अक्षांश रेखाओं से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो आप डायग्राम में देखिए। ये पृथ्वी मैंने बना दी, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, सीधी बनाता हूं। मैं देख लेता हूं मेरा डायग्राम कैसा बन रहा है। ऐसे गोल सी पृथ्वी बन गई। अरे यार अब तो ज्यादा बेकार हो गई। ये पृथ्वी गोल सी पृथ्वी बन गई, और ये बीचों बीच की रेखा जो है आपकी 0 डिग्री अक्षांश। अब जलवायु का मैं आपको निर्धारण कैसे करता हूं वो निर्धारण आप देखते जाइए। ठीक है, एक 23 डिग्री, 23.5 डिग्री इधर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री इधर आपकी मकर रेखा, एक 45 डिग्री यहाँ पर भी खींचिए, और एक 45 डिग्री अक्षांश यहाँ पर भी खींचिए, एक 60 डिग्री अक्षांश यहाँ पर भी खींचिए, और एक 60 डिग्री अक्षांश जो है आप यहाँ पर भी खींचिए। ठीक है, अब देखिए आप कैसे कैसे जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 के बीच का जगह, या ये तो उत्तरी गोलार्ध, आपका कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और ये आपका कौन सा है? दक्षिण गोलार्ध। देखो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो या 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हो, इन स्थानों के अंदर जो जलवायु पाई जाती है उसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। तो ये कौन सी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और इधर नीचे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी कौन सी होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या होता है? वहां पर तापमान उच्च होता है और वर्षा भी अच्छी होती है, और वहां पर वनस्पति जो है वो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जो थोड़ी देर पहले अपन डिस्कशन कर चुके थे भूमध्य रेखा के बारे में। क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास जो जलवायु पाई जाती है वो उष्ण कटिबंधीय होती है, और उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर आपको उच्च तापमान मिलेगा। तापमान उच्च होगा तो वर्षा भी उच्च होगी, और जहां पर जो आपकी वनस्पति जो है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति मिलेगी। तो ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ है? 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच की जो जलवायु होती है उसको उपोष्ण जलवायु बोला जाता है। उपोष्ण। अब इन जलवायु की क्या क्या खासियत होती है ये अपना जलवायु जो टॉपिक आएगा उसके अंदर अपन सब विस्तार से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मेरा इतना ही टारगेट है कि अक्षांश रेखाओं से आप जलवायु का भी निर्धारण कर सकते हो। तो मैं अक्षांश रेखाओं से जलवायु का निर्धारण कर रहा हूँ। ठीक है, तो 23 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध हो, चाहे 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध हो, उनके अंदर जो जलवायु पाई जाती है उसको उपोष्ण उपोष्ण जलवायु कहा जाता है। उपोष्ण जलवायु कहा जाता है। फिर देखिए 45 से 60 डिग्री चाहे उत्तरी गोलार्ध हो, चाहे 45 से 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध हो, इसके मध्य जो जलवायु पाई जाती है उसको शीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। शीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। फिर आपकी 60 से 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में हो, 60 से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हो, इसके अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो शीत जलवायु होती है।
कौन सी जलवायु होती है? शीत जलवायु। अर्थात अक्षांश रेखाओं से आप जलवायु का निर्धारण भी कर सकते हो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे कोई पूछ ले अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या है या अक्षांश रेखाओं का उपयोग क्या है, तो आप दो उपयोग आपको स्पेशली याद रखने हैं। एक तो दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है, जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल देके दो स्थानों के बीच की दूरी निकलवाई भी थी। दूसरा उपयोग जो है वो जलवायु निर्धारण में किया जाता है। जलवायु निर्धारण में कैसे किया जाता है? बीचों बीच जो रेखा है उसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में हो, इनके मध्य जो जलवायु पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। 23.5 से 45 डिग्री के मध्य उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्ध के अंदर उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। फिर 45 से 90, 45 से 60, 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, इनके मध्य जो जलवायु पाई जाती है वो शीतोष्ण जलवायु होती है। चाहे 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, इसके बीच में जो जलवायु पाई जाती है वो एक शीत जलवायु होती है। ठीक है, ये आपका अक्षांश के बारे में नॉलेज था जो मैंने आपको बताया। अब अपन जो है कल की जो क्लास होगी उसमें देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर राजस्थान की विश्व में स्थिति, राजस्थान की महाद्वीप में स्थिति, राजस्थान की भारत में स्थिति और उसकी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को अपन कल की क्लास में लेंगे। ये दोबारा पढ़ाने का मेरा मकसद ये था क्योंकि मैंने कल खुद वीडियो देखा था, उस वीडियो के अंदर डॉटेड आ रहा था, तो ये वीडियो अपन डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे तो बच्चों को ढंग से समझ में आएगा। आप ये बताइए, आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है पूरी चीज? पूरी चीज समझ में आ रही है क्या? किसी अगर आप कोई सजेशन देना चाहें टीचिंग के बारे में आप दे सकते हैं। समझ में आ रहा है या कोई तरीका कुछ और चेंज किया जाए? कमेंट तो करें सभी एक बार। नो दिक्कत? हाँ समझ में आ रहा है बात। चलो आप 7 जने ऑनलाइन हो, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद, गुड नाइट। फिर अपन कल क्लास इसी टाइम इसी ऐप पर अपन लेंगे, क्योंकि इस ऐप के अंदर जो है यूट्यूब की तुलना में ज्यादा क्लियर आता है। हाँ, आपका लेवल ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल लेवल ध्यान में रखेंगे। जियोग्राफी बढ़ाएंगे तो ज्यादा डीप मत जाना, तो ज्यादा डीप कहाँ है, तो आपको मैं इस तरह का लेवल बना रहा हूँ कि सभी पढ़ सके। जियोग्राफी वर्ड जहां पर भी आए वहां पर जो है आपकी क्वेश्चन गलत ना हो। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद, गुड नाइट। फिर मिलते हैं 8 बजे इसी ऐप पे। धन्यवाद।